हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं राकेश प्रधान और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, हमने अभी तक रेजिस्टेंसेस के बारे में देख लिया है और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लिया, पोटेंशियल के बारे में देख लिया। इसके अलावा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को भी अच्छे से देख लिया है। तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट कैसे प्रोड्यूस होता है और क्यों प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप लोग किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करते हैं कुछ देर के लिए, तो उसमें हीट जनरेट होने लगता है। जैसे कि सपोज़ आपने देखा होगा कि सपोज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही चार्ज कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। राइट, इसके अलावा आपने फ़ैन को भी नोटिस किया होगा कि कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है ऑपरेट करने के बाद। इसके अलावा जो बल्ब होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और कुछ और अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि मोटर वगैरह हो गया, ये भी चीज़ें गर्म होती हैं। कूलर का मोटर हो गया या फिर जो हॉलर में यूज़ होता है वो वाला मोटर हो गया, किसी भी तरह का मोटर होगा तो कुछ देर ऑपरेट करने के बाद ये चीज़ें गर्म हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर तो गर्म होते ही होते हैं। ठीक है, तो जब भी वायर में करंट का फ्लो होता है तब वहाँ पे हीट जनरेट होता है। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी कभी तो हमें ये हीट जो होता है डिज़ायरेबल होता है, बट कभी कभी डिज़ायरेबल नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, उसका तो काम ही है गर्म करना। ठीक है, उससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, तो हमारा वही पर्पज़ है उसके आयरन वाली प्लेट को गर्म करना, ताकि हम लोग कपड़े को आसानी से प्रेस कर सकें। हीटर में भी हमारा मेन आउटपुट ही क्या होना चाहिए, हीट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसमें पापड़ भून सकते हैं या फिर खाना पका सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ें जो होती हैं डिज़ायरेबल नहीं होती, क्योंकि ये एज अ लॉस काउंट होता है। देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किसी फ़ैन में दे रहे हो, ठीक है, पंखे का काम क्या है, घूमना और हमको हवा देना। लेकिन अगर वो गर्म होने लगे तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, और अगर वो वेस्ट हो रहा है तो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं कर रहा है जितना उसको करना चाहिए था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपको अगर आपके पेरेंट्स ने 100 रुपये दिए कुछ सामान लाने के लिए, तो उसमें से आप 10 रुपये का गुपचुप खा जाते हो। ठीक है, तो आप 100% एफिशिएंट नहीं हैं। राइट, आपको जितना पैसा दिया जा रहा है आपने उसका 100% आउटपुट नहीं दिया, उसको अपने खुद के लिए कुछ आपने उसको कंज्यूम किया है। सेम पंखे का काम भी यही होता है, वो उसको जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो ना, 100% वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, उसका कुछ हिस्सा वो हीट के फॉर्म में खा जाता है। ठीक है, सेम केस बल्ब के साथ होता है। इसके अलावा बाकी सभी अप्लायंसेस में भी यही काम होता है। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं डिज़ायरेबल होती हैं हीटर और आयरन के केसेस में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी कंडक्टर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। राइट, तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते में मूव हो रहे होते हैं तो उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं जिनको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और इसको आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक सड़क है, उस सड़क में कहीं कहीं पे ऑब्स्टेकल्स रखे हुए हैं। जब आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आप सीधे सीधे नहीं दौड़ सकते। आप अगर सीधे दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आप टकरा जाएंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्स्टेकल से, जिसके आपकी एनर्जी लूज़ होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अब उनके पास तो दिमाग होता नहीं है कि भाई अगर सामने में ऑब्स्टेकल है तो देख करके वो साइड से निकल जाएं, ऐसा तो कर नहीं सकते, तो उनको टकराना ही पड़ता है। राइट, तो बिल्कुल आप समझिए कि आप आंखें बंद करके जो है एक सड़क में दौड़ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे क्या करेंगे, कुछ दूरी चलेंगे, उसके बाद टकराएंगे, फिर कुछ दूरी चलेंगे और कहीं और टकराएंगे। इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते तो रहेंगे, बट टक्कर खा करके। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं तो अपनी एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो उन एटम्स या आयंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जब आप कोलाइड होंगे किसी चीज़ से तो आप अपनी एनर्जी को उसको देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, यही चीज़ उन एटम्स के साथ होता है, तो एटम्स एनर्जी गेन करके वाइब्रेट करने लगते हैं। और हीटिंग होता क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ही तो होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग हीटिंग को ये भी कहते हैं कि, इसलिए हम लोग टेम्परेचर को ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ स्पीडोमीटर ऑफ एटम्स।
एटम्स कितनी तेज़ी से वाइब्रेट हो रहे हैं, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीटिंग जो है वो कुछ नहीं है, वो बस वाइब्रेशन ऑफ एटम है जो कि हमको फील होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो यह है कि जितने ज़्यादा कॉलिजन्स पर सेकेंड होंगे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हुए पर सेकेंड, इसका मतलब करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी कि दूसरी किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा ऑब्स्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा कॉलिजन होगा अगेन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगे, उतनी ज़्यादा टक्कर होगी, और ज़्यादा टक्कर होगी तो ऑटोमेटिकली हीट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा। ये हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरे जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट, वो है हमारा टाइम। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप करंट फ्लो कराएंगे ना, उतना ही ज़्यादा अप्लायंस जो होता है वो हीट होता है। इवन रेफ्रिजरेटर का भी केस आप लोगों ने देखा होगा, रेफ्रिजरेटर के जो साइड्स होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी करंट का फ्लो हो रहा है भाई। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स? H इज़ प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर मैथमेटिकली अगर हम देखें तो, और यही H जो है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और यही वो टाइम t पे भी डिपेंड करता है। तो इस तीनों को अगर हम लोग कंबाइनली लिखें तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी, और यहाँ पे H इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं I स्क्वायर R इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है। ठीक, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड होगा वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ में टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आ गया आपका एक फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ठीक है, आर रेजिस्टेंस है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, और टी क्या है, टाइम है। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट होगा जूल, क्योंकि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, ये किस साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है ये एसआई यूनिट? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, इन्होंने ही एनर्जी के बारे में काफ़ी चीज़ें हमको बताई। ओके, तो चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में करता है। मींस अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें करंट फ्लो होने वाली जो करंट है ना, वो जितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगी, मीन्स जितना कोलिजन कराएगी, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ पहले टर्मिनोलॉजीज देख चुके हैं जिनके बारे में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई क्या होता है? करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। टी क्या होता है? टाइम होता है, और डब्ल्यू को हम लोग कह देते हैं वर्क। ठीक है, तो ये इन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करके हम लोग ये पता करेंगे कि वर्क का के जो एक्सप्रेशन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, करंट बराबर चार्ज फ्लो अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब आई इज इक्वल टू हम लोग क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। अब इसी टी को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्यू बराबर आई इंटू टी मिल जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, अब अगर हम देखें या एक चीज़ और रिकॉल करें तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था ना, पोटेंशियल डिफरेंस का, वो इक्वल टू था हमारा वर्क पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब वर्क अपॉन चार्ज। यहाँ से आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा क्या, Q इंटू वी, डब्ल्यू बराबर Q इंटू वी। तो ये आप एक फॉर्मूले के फॉर्म में याद रख सकते हो, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो Q इंटू वी के बराबर होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, Q की जगह पे हम लोग I इंटू टी को रख देंगे। तो इस Q की जगह पे I इंटू टी को जब रखोगे तो W बराबर क्या मिलेगा, I इंटू टी इंटू वी, या रीअरेंज करके V इंटू आई इंटू टी लिख सकते हो। ये भी वर्क का एक फॉर्मूला मिल गया आपको, एक तो था ही, इसके अलावा ये भी मिल गया।
अब एक और फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे V को ना हम लोग रख देंगे I इंटू आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। तो इसको जब इसमें रखेंगे तो W बराबर क्या मिलेगा आपको, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, ये तो वही फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने देखा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, ठीक है। तो यही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम लोग ना, आई को रिप्लेस कर देते हैं वी अपॉन आर से। अगेन ओम्स लॉ का यूज करके ही कर रहे हैं ये। तो आई की जगह पे जब आप वी अपॉन आर रख देंगे इसमें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। इसका मतलब W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये आपको तीसरा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए 3 फॉर्मूले अवेलेबल हैं। कौन कौन से, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है ये वाला आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आपको जो सिचुएशन जैसी दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सभी फॉर्मूले इक्वली वैलिड हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एसआई यूनिट इसका भी जूल ही होगा क्योंकि ये भी क्या है, एनर्जी ही है, राइट। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बातें हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब एनर्जी को टाइम से जब आप डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, पावर मिलता है, राइट। पावर इज इक्वल टू, हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन इसका मतलब 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ वर्क डन भी तो कहते हैं इसको हम लोग, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप जैसा याद रखना चाहें वैसे याद रख सकते हैं, बात तो एक ही है। वैसे फिजिक्स के टर्म्स में एक ही नहीं है, बट स्टिल आप फॉर्मूले के टाइम टर्म्स में देखेंगे तो सेम चीज़ है। वर्क पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क जो कर रहा है आपका करंट, वो उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। और इलेक्ट्रिकल वर्क अभी अभी हमने क्या क्या देखा था, Q इंटू वी देखा था। इसके अलावा हमने वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी देखा था, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी देखा था। अच्छा, एक और चीज़ फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पता है कौन सा, Q की जगह पे अगर आप I इंटू टी रख दो तो हमने देखा था ऑलरेडी एक फार्मूला, W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। तो हमारे पास ना ये 3 जो फॉर्मूले हैं ना लास्ट वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये तो है ही, बट ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें टाइम इन्वॉल्व है, ओके। तो W इज इक्वल टू हमारे पास ये 3 मेजरली फॉर्मूले हैं। अगर आपको पावर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे भाई। टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर होल डिवाइडेड बाई टी, या फिर इस फॉर्मूले को टाइम से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई टी, या फिर इस फॉर्मूले के जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई टी। अब देखो टी से टी हर जगह कैंसिल आउट होकर के खत्म हो गया भाई। आपके पास बचा क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी इंटू आई। तीनों फॉर्मूले इक्वली वैलिड हैं, बिल्कुल इसकी तरह। जब आपको जो क्वांटिटी दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू आई, 3 फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, 3 फॉर्मूले वहाँ पे भी अवेलेबल थे। हो गया काम खत्म हमारा। इसका यूनिट जो होता है एस आई यूनिट पावर का, वो होता है वाट, वॉट नहीं वाट, ठीक है। जेम्स वाट के नाम पे इस यूनिट को रखा गया है, पावर का है ये एसआई यूनिट। आप लोगों को तो मेरे ख्याल से इसके बारे में पहले से ही पता होगा, ठीक है। नहीं पता था तो याद रख लीजिए। और ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन सा, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर और वी इंटू आई। ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। अच्छा, अगले टॉपिक से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था पावर का। एक पहला लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था, वी इंटू आई देखा था, राइट। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 1 वॉट का जो पावर होगा वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप 1 एम्पियर की करंट को फ्लो कराएंगे तब वो जनरेट होगा। इसका मतलब आप यहाँ से पावर की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, वॉट की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, ठीक है। तो पावर कितना होगा, 1 वॉट का
होगा। ये छोटा सा डेफिनेशन है और बाकी तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने बिजली का बिल देखा होगा, बिजली के बिल में कुछ इस तरह की डिटेल्स दी हुई होती हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, पावर कंजम्पशन, ठीक है, जो आपने कितना पावर कंज्यूम किया है एक मंथ के ड्यूरेशन में या पिछले रीडिंग से अब तक की रीडिंग में, वो यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में मेंशन होता है, जिसकी यूनिट होती है आज, मतलब कि सिंपल यूनिट के टर्म्स में वो लिखा रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा बात करते हुए कि अरे यार एक यूनिट का कॉस्ट जो है वो इतना रुपए हो गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, या फिर एक यूनिट का कॉस्ट 3 रुपये 4 रुपये, या फिर जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रेट चलता है। आपका घर का बिजली का जो खर्च है, जितना यूनिट आप कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बिजली का बिल मिलता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल मीटर की रीडिंग लेने वाले लोग आते हैं तब इसी यूनिट को वो काउंट करते हैं, राइट, कि पिछले मंथ में आपका इतना रीडिंग था, उससे बढ़ करके आपका रीडिंग इतना हो चुका है, इसका मतलब इस दौरान आपने इतने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम किया है। यही यूनिट की बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ये बेसिकली यूनिट एक एनर्जी का यूनिट है, नाम ही इसका यूनिट है, और मैं जो बार बार यूनिट बोल रहा हूँ ना वो डिफरेंट यूनिट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक यूनिट का यूज़ जो हम लोग करते हैं वो SI यूनिट, CGS यूनिट, MKS यूनिट, इस तरह के कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो हम लोग यूनिट वर्ड का यूज़ करने वाले हैं वो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने का यूनिट जो है उसी को यूनिट कहा जाता है इलेक्ट्रिकल टर्म्स में। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा नाम क्यों दे दिया, जो कि कॉमन नेम है सबके लिए, बट यहाँ पे यूनिट को यूनिट ही कह दिया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो ये आखिर है क्या ये यूनिट। आप लोगों ने मीटर देखा होगा, मीटर में रीडिंग जहाँ पे लिखी हुई होती है उसके जस्ट बाजू में ये कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है, K कैपिटल W स्मॉल h। इसका मतलब क्या होता है, K का मतलब है किलो, W का मतलब है वाट और H का मतलब है आवर, किलो वाट आवर। किलो वाट हो गया पावर, आवर हो गया टाइम, और पावर इनटू टाइम को मल्टीप्लाई, पावर और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी। इसका मतलब ये जो है वो एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आखिर इसकी वैल्यू जूल्स में कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट। किलो का मतलब होता है 1000, इनटू आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 36000000 वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड ये क्या होता है, जूल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू आ जाएगा 3.6 मेगा जूल। 10⁻⁶ का मतलब क्या होता है, मेगा होता है, तो मेगा जूल आ जाएगा ये। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू हो जाएगा 3.6 मेगा जूल, कैपिटल M कैपिटल G। ये है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। इसका मतलब अगर आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं तब आपका 1 यूनिट रीडिंग उसमें शो करता है मीटर में, ठीक है, और इसी को काउंट करके फिर आपका बिजली का बिल मिलता है आपको। चलिए, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग सॉल्व कर पाएँ उन चीज़ों को। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को रैप अप करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।